असम, बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव के साथ में आपके सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, असम के अंदर आखिरकार हुआ वही जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे और आखिरकार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी सफलता। बताएंगे कैसे बीजेपी सरकार की मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है दोस्तों। नामांकन के आखिरी दिन ही हुआ है ये जबरदस्त तरीके का गेम। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और इसी के साथ में ममता बनर्जी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है दोस्तों और बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले बंगाल के एकमात्र इलाके से उनकी प्रचार की शुरुआत हो रही है। बताएंगे किस तरीके से समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है और 73 रिटर्निंग ऑफिसर के अचानक से तबादले को लेकर भी उठ रहे हैं कई तरीके के सवाल एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के विधानसभा चुनाव में इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई भी चुनाव हारने से नहीं बचा सकता और इस बार चुनाव हारते ही गुवाहाटी जेल में नजर आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के अंदर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में बीते दिन नामांकन पूरा हो चुका है, यानी जिसको नामांकन दाखिल करना था सारी सीटों को लेकर सबने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लेकिन असम के विधानसभा चुनाव के नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है दोस्तों और हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल की मंत्री और मौजूदा बीजेपी के विधायक नंदिता गारलोसा ने कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला लिया है दोस्तों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लेते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस से लाकर कई सारे नेताओं को टिकट दिया दोस्तों, जिससे पार्टी के अंदर जो पुराने नेता हैं वे काफी ज्यादा नाराज हो गए और यही बड़ा कारण है कि हाफलोंग विधानसभा सीट से नंदिता गारलोस ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने हाफलोंग सीट पर असम कांग्रेस कमेटी के महासचिव निर्मल लांगथासा का नाम आगे कर दिया था, लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के मंत्री और आदिवासी समाज से आने वाली नंदिता गारलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे और यहां से वो चाहेंगे कि नंदिता गारलोसा चुनाव लड़े। और इसके बाद नंदिता गारलोसा ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हाफलोंग सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों, क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज के लोग बीजेपी से काफी नाराज है दोस्तों। तो एक तरीके से मैसेज है कि आदिवासी समाज इस बार असम के चुनाव को पूरी तरीके से पलटेंगे दोस्तों। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिलती, यानी 10 साल से कांग्रेस पार्टी सीट को जीत नहीं पा रही है। तो पार्टी ने फैसला लिया है कि जैसे तैसे सीट को जीती जाए और ऐसे में दोस्तों बीजेपी के मंत्री का इस तरीके से पार्टी छोड़ना और कांग्रेस के साथ में आ जाना, ये एक मैसेजिंग के आधार पर भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता के बीच में मैसेज आएगा कि जब मंत्री भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि मंत्रियों को भी पता चल चुका है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर आम जनता के बीच में एक सकारात्मक रवैया है और इसीलिए आम जनता के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति और ज्यादा रुझान बढ़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है और कांग्रेस पार्टी इस बार असम के अंदर जरूर बड़ा गेम करने जा रही है दोस्तों। पहली बार हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चुनावी मैदान में उतरी है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा को चेहरे के तौर पर आगे करके चुनाव लड़ रही है और पहली बार में ही हिमंता बिस्वा शर्मा हारने जा रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर बंगाल, जहां से बीजेपी की बंगाल में राजनीति शुरू हुई है दोस्तों, वहीं पर भाजपा की राजनीति खत्म करने के लिए मैदान में कूदी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है दोस्तों, बल्कि चुनावी मैदान में उतर आई है, प्रचार शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर बंगाल जो इलाका है जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर के साथ साथ दक्षिण दिनाजपुर और कई हिस्से मालदा के आते हैं, ये सारे जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अपना दबदबा दिखाया दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सीट पर अपनी दावेदारी दिखाकर बंगाल के अंदर पैर पसारने में सफल हो पाई कुछ हद तक। ऐसे में दोस्तों 54 विधानसभा की टोटल सीट है जो उत्तर बंगाल की है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर बंगाल के अंदर 2019 में जबरदस्त सफलता मिली और उत्तर बंगाल के 8 में से बीजेपी ने 7 सीटें जीतकर अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। 2021 के विधानसभा चुनाव में 78% सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग की ज्यादातर सीटें बीजेपी के साथ में चली गई। इसीलिए भाजपा का आंकड़ा 77 तक पहुंच गया दोस्तों। पार्टी का जो बेस है, जो सबसे मजबूत वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, वो राजबंशी जो एससी समाज के लोग हैं दोस्तों और गोरखा समाज के लोग जो दार्जिलिंग में है और कई हिंदू वोटर बीजेपी को वोट करते हैं। इसीलिए उत्तर बंगाल में भाजपा का दबदबा देखने को मिलता है और बीजेपी के लिए ये लॉन्च पैड माना जाता है बंगाल का, यानी यहां से भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल पर कब्जा करना चाहती है और ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि बीजेपी को उसके गढ़ में आकर ही हराया जाएगा। भाजपा को यहीं पर पूरी तरीके से निपटाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब उत्तर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अलीपुरद्वार से चुनौती देने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी आज से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रही है दोस्तों। 24 तारीख यानी आज उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के अंदर उनकी रैली होगी। टीएमसी के
मुताबिक 25 तारीख को यानी कल दार्जिलिंग के माटीगाड़ा में मौजूद रहेंगी। इसके बाद जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में मौजूद रहेंगी। इसके बाद वो डाबग्राम और फूलबाड़ी और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी जैसे इलाकों के अंदर मौजूद रहेंगी। कुल मिलाकर उनका सबसे ज्यादा फोकस कहीं पर है तो उत्तर बंगाल के अंदर है, क्योंकि उत्तर बंगाल में अब जनता बीजेपी से पूरी तरीके से छिटक रही है दोस्तों, और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से अलग नए विकल्प की ओर देख रहे हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार उत्तर बंगाल को टारगेट कर रही है, जबकि अभिषेक बनर्जी दक्षिण बंगाल में पार्टी की स्थिति की कमान संभाल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बंगाल में चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही चुनावी प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। नौकरशाही से लेकर पुलिस तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया है दोस्तों। इस बार आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया। कुल 73 रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया है। जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर को बुधवार तक काम पर लौटने का आदेश दिया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, यानी कुल मिलाकर 294 रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें से 73 को हटा दिया गया है। इनमें से अधिकतर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है यानी ACID थे। ऐसे में दोस्तों एक के बाद एक अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और चुनाव आयोग जो काम बंगाल के अंदर कर रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता लगातार सवालों के घेरे में है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों, कोरोना टाइम के बयान से जोड़कर इसको देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर कोरोना टाइप का कुछ जैसा माहौल बना था उस तरीके का माहौल बन सकता है। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर चुनौती के लिए तैयार रहे देश के लोग, अगर जंग जारी रही तो फिर गंभीर परिणाम दुष्परिणाम तय है। यानी नरेंद्र मोदी लोगों को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एक तरीके से नरेंद्र मोदी अगर ये बोल रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि कोरोना में जिस तरीके के हालात हुए थे उस तरीके से देश एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करना देश को पड़ सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि मामला और ज्यादा खराब है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर अतिरिक्त केंद्रीय बल पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि इस बार बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की कुल 2400 कंपनियां तैनात की जाएगी। गौरतलब है कि इसमें 480 केंद्रीय बल कंपनियां इसी महीने की शुरुआत में राज्य में तैनात कर दी जाएगी, और खबरों के मुताबिक केंद्रीय बलों की 300 और कंपनियां 31 मार्च तक राज्य के अंदर पहुंच जाएगी दोस्तों। इसके बाद शेष बल चरणबद्ध तरीके से पहुंचेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने इस विशाल सुरक्षा बल को कैसे और कहां तैनात किया जाए इस संबंध में पहले ही एक बैठक कर ली है। खबरों के मुताबिक सोमवार को यह बैठक होने वाली थी जो हो गई है, और इस बैठक की अध्यक्षता मनीष गर्ग कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि और ज्यादा कंपनियां तैनात की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर बंगाल के अंदर में, ऐसे में बंगाल के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये सवाल तो ममता बनर्जी सरकार लगातार पूछ रही है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने एक और अद्भुत कारनामा कर डाला दोस्तों। एक ऐसा कारनामा कर डाला जिस पर अब योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है। योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश AI के नए टेक्नोलॉजी को लगातार एक्सेप्ट कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 25,000 करोड़ का हम लोगों ने समझौता किया है एक कंपनी पूछ AI से। बाद में पता चलता है कि ये जो पूछ AI नाम की कंपनी है दोस्तों, उसका पूरे साल की जो कमाई है वो 50 लाख रुपए है। सोचिए जो कंपनी 50 लाख रुपए एक साल का कमा रही है, उस कंपनी से योगी सरकार ने 25,000 करोड़ का MOU यानी अनुबंध कर लिया है दोस्तों, और AI कॉमन्स एंड AI यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा राज्य के अंदर। इस तरीके के वो दावे करते हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि कुछ AI जो एक साल पहले बनाया गया था, इस AI के पास कुछ नया नहीं है। ये जो कंपनी है ये दूसरे AI का इस्तेमाल करके सवालों का जवाब देती है, और इसके नाम पर इन्होंने कंपनी बनाई है जो 50 लाख रुपए एक साल का कमा रहे हैं। और आप लोगों ने इस कंपनी के साथ में 25,000 करोड़ रुपए का MOU कैसे साइन कर लिया, ये तो सोच समझ से परे की बातें हैं। यानी दोस्तों कुछ करोड़ भी नहीं बल्कि 25,000 करोड़, सोचो कितना अमाउंट हो गया। यानी एक कंपनी 50 लाख रुपए पूरी जिंदगी लगाकर एक साल का कमा रही है, और ये 25,000 करोड़ का MOU बीजेपी की सरकार के साथ में साइन कर लिया गया। इस पर निशाना साधते हुए अतुल पाटिल बोलते हैं कि 50 लाख से कम टर्नओवर की कंपनी और यूपी में 25,000 करोड़ का निवेश करेगी यूपी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। यानी अद्भुत ही चल रहा है। इस पर लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया दोस्तों, कहा गजब बेइज्जती है यार। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक अलग ही तरीके का मामला चल रहा है। यानी अधिकारियों ने बीजेपी वालों को जमकर बेवकूफ बना रखा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर भाजपा सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर 50 लाख रुपए कमाने वाली कंपनी जो पूरे साल में 50 लाख कमा रही है, वो 25,000 करोड़ का अनुबंध कैसे कर सकती है सरकार के साथ में। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत